फर्स्ट चैप्टर हमारा हो गया होमियोस्टेसिस, जो हमने 2 दिन किया। होमियोस्टेसिस जो है ये कहाँ कहाँ पे हम हमारा नियंत्रण, यानी कि बाहर का नियंत्रण, हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, हमारे शरीर के अंदर का और बाहर का, उसकी इक्विलिब्रियम रखा जाता है, समस्थिति में रखा जाता है, स्टेबल रखा जाता है। तो ये मानव शरीर का जो है कोशीय, मानव शरीर क्या है, एक कोशीय जीव है। तो उसकी रचना है, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, सेंसिटिव, ये सब कुछ मानव शरीर में है। वैसे अभी ये यहाँ पे अमीबा का एग्जाम्पल दिया है कि अमीबा सिर्फ और सिर्फ कौन से पानी में रहता है, कौन से जल में रहता है, ये पता है क्या आपको? समंदर में, खारे हाँ, पानी में। हाँ। ये जो है, ये अमीबा जो है ये सिर्फ खारे पानी में ही रहता है। अब ये इसको ये समुद्र में रहता है। समुद्र जल को बाह्य कोशिकीय वातावरण मान ले तो अमीबा के जीवन का सामान्य काल अंतःकोशीय वातावरण, इंटरनल इन्वायरमेंट, और बाह्य कोशीय वातावरण, एक्सटर्नल के मध्य में निश्चिंत संतुलन निर्भर करता है। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल, ये अमीबा को इसी जल में वो रह सकता है अगर, क्योंकि उसका इक्विलिब्रियम यहाँ यहाँ पे भी यहाँ पे ही होता है। उसका समस्थापन यहीं पे संतुलन होता है। समुद्र के पानी में अगर उसे नदी के पानी में डाल दिया जाए तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे क्षार युक्त जल नहीं होता, तो उसको वो उसके लिए अच्छा नहीं है। तो इस तरह से ये एक एग्जाम्पल है होमियोस्टेसिस का, अमीबा। उसी तरह से जैसे कि अमीबा बाहर दूसरी जगह पे नहीं रह सकता, उसी तरह से हमारे शरीर में भी कुछ ऐसे तत्व है, सेल्स है, वातावरण है, जो कि अंदर का बाहर का वातावरण जो है, अंत वातावरण और बाह्य वातावरण को सम स्थिति में संतुलन बनाए रखता है। तो यही हमने सीखा इस चैप्टर में, होमियोस्टेसिस में। होमियोस्टेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना चाहिए। अगर ये समझ में आ गया तो हम आगे सब कुछ समझ सकते हैं। तो इसमें आता है हमारे शुगर, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो हम जो कुछ भी खाते हैं तो उसका रूपांतरण ग्लूकोज में होता है। ग्लूकोज जो कि ब्लड में सक किया जाता है इंटेस्टाइन में, फिर वो जाता है अपने ब्लड में। ब्लड में इंसुलिन बीटा वो लीवर क्या करता है, नहीं सॉरी, पैनक्रियाज बीटा सेल्स उसमें मिला देता है, इंसुलिन सिक्रेट करता है और ग्लूकोज में मिला देता है। और इस तरह से वो शुगर लेवल मेंटेन करता है। पैनक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन सिक्रेट, पैनक्रियाज ये हार्मोन है, वो इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट करता है और वो ग्लूकोज में मिक्स होता है। और हमारा ग्लूकोज लेवल जो है वो मेंटेन रहता है। तो इसी तरह से अलग अलग ये है यहाँ पे दिए हुए कि आयंस, वैसे ही बॉडी का पीएच भी मेंटेन किया जाता है। अब ये तो शुगर मेंटेन हो रहा है, शुगर का होमियोस्टेसिस होता है। फिर हमारा जो पीएच लेवल होता है, कभी कभी एसिडिक हो जाता है ब्लड, कभी कभी अल्कलाइन होता है। तो ये सब जो है उसे समस्थिति में रखना होता है। ये आयंस जो है, विद्युतीय आवेश, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयंस जो है, ये सब क्या करते हैं, ये ब्राउनिंग मोमेंट होता है। फिर हमारा पीएच मेंटेन किया जाता है। तो ये ब्राउनिंग मोमेंट हो गया। तो ये हो गया होमियोस्टैसिस का चैप्टर हमारा खत्म हो गया। अभी हमारा दूसरा चैप्टर है जीव कोश, सेल। अभी ये सेल में क्या क्या है, मैंने
मैसेज डाला था कि एक एक सेल का पढ़ के आओ, और आप सबको बोलना है एक एक सेल के बारे में। अभी ये सेल जो है हमारी ह्यूमन बॉडी की, मानवीय शरीर की इकाई क्या है, हमारी ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल इकाई है। स्ट्रक्चरल एंड स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल इकाई है। हाँ, फंक्शनल इकाई वो है सेल। हमारी सेल। सेल। सेल सेल से मिलके बनता है टिश्यू, टिश्यू टिश्यू से सेल। मिलके बनता है ऑर्गन, है ना। तो ये सेल जो है ये सबसे स्मॉल यूनिट है हमारे बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन। अभी ये सभी सेल का जब हर हर एक ऑर्गन का सेल अलग अलग होता है, इनका ऑर्गेनाइजेशन होता है। अभी हार्ट के सभी सेल्स जो होंगे वो एक जैसे होंगे, तो उनका ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे हार्ट का। फिर जो डाइजेस्टिव सिस्टम में सेल्स है वो अलग टाइप के सेल्स होंगे। तो हर एक ऑर्गन के सेल्स टिश्यूज जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, वहां की मसल्स अलग होती है। तो ये उनका ऑर्गेनाइजेशन है। इरिटेबिलिटी, संकुचन, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, वृद्धि, मेटाबॉलिज्म, चयापचय, प्रजनन, ये सब कुछ जो है ये हमारे सेल कोशिकाएं। कुछ कोशिकाएं शरीर की आवश्यकता अनुसार विशेष कार्य करने के हेतु अपने को अनुकूल मॉडिफाई कर लेती है। ये उस हिसाब से उस कौन से ऑर्गन में है उस ऑर्गन के हिसाब से वो कोशिकाएं मॉडिफाई की जाती है। हर एक अभी जो डाइजेस्टिव सिस्टम में सेल है वही हार्ट का सेल होगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। जो हमारी पाइपलाइंस है, कौन कौन सी पाइपलाइंस है हमारे शरीर में? ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स है, तो उनके ब्लड सेल्स और कौन से? लिम्फ भी है। ब्लड वेसल्स लिम्फ। है, लिम्फ वेसल्स है। लिम्फ। हाँ, लिम्फ वेसल्स है। हाँ, तो ये सब लिम्फ वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है। तो ये सबके जो सेल्स है वो सेल्स अलग अलग टाइप के हैं। कुछ ना कुछ उनमें अ, विविधता है। तो ये मॉडिफाई हो जाते हैं जिस जगह पे वो कोशिकाएं हैं वहां पे वो उसी के हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं अपने आप को। सिक्रेटरी कोशिकाएं में कॉन्ट्रैक्शन और एवं रिप्रोडक्शन की क्षमता कम होती है। सिक्रेटरी कोशिकाएं, उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिप्रोडक्शन की क्षमता कम होती है। फैट सेल्स में संकुचन नहीं होता, मसल्स में रिप्रोडक्शन नहीं होता। मसल सेल्स जो होती है वहां पे रिप्रोडक्शन नहीं होता। तंत्रिका कोशिकाओं में रीजनरेशन नहीं होता है। तो ये सब सेल्स जो है ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। मानव शरीर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इकाई यूनिट जो है वो कोश है। एक कोश, एक कोश जो है वो मानव शरीर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इकाई है। अभी ये प्रत्येक कोशिका एक महीन झिल्ली से, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, से बनी हुई है। विभिन्न डायमीटर असंख्य छिद्र होते हैं इसमें। इन्हीं छिद्रों के कोशिकाओं में पोषण अंदर होता है उसके। कोशिका में मेटाबॉलिज्म में फलस्वरूप उत्पन्न तत्व बाहर आते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर का स्थान साइटोप्लाज्म से भरा होता है। अभी ये ऑर्गेनेल्स जो है अभी सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन है। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये कुछ दिखाई दे रहे हैं, ये सभी इसके ऑर्गेनेल्स है। इसको क्या कहेंगे हम? ऑर्गेनेल्स। अलग 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 ऑर्गेनेल्स है और ये सब साइटोप्लाज्म है। ये सेल मेम्ब्रेन जो है यानी कि ये बाहर की जो झिल्ली है, इसके एक थैली, हम यहाँ पे एक समझेंगे कि एक थैली है। उस थैली के अंदर कुछ लिक्विड भरा हुआ है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। फिर उसमें एक 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 एक, एक करके कुछ डाला गया है। तो वो है राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है,
सेंट्रोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एक्सक्रेटरी वैक्यूल है, गोल्गी बॉडी है, लाइसोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सब कुछ इस थैली में है। तो ये जो है एक सेल है। तो ये क्या है? एक सेल है, एक छोटी सी सूक्ष्म सेल है। और ये सेल जिसका आउटर आवरण है सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर है साइटोप्लाज्मिक में लिक्विड। अभी केंद्र, अभी इसमें मैंने आपको बोला था कि एक एक करके अगर कोई बताएगा कि केंद्र, पढ़ा क्या आपने? केंद्र के हाँ बारे में, बड़ा। केंद्र के बारे में बताओ। कौन ठीक है। बताएगा? एक एक करके बताओ, एक एक, सिर्फ एक ही में। छाया जी। हाँ जी, मैं बताती। हाँ। न्यूक्लियस, केंद्रक को हाँ। न्यूक्लियस कहते हैं। ये कोशिका का प्राण है। तो इसमें हमें डीएनए और आरएनए पाया जाता है। और इससे हमारे जो डीएनए और आरएनए जो है वो शरीर का या पर्टिकुलर, क्या बोल सकते हैं, कार्य सभी, अ, फंक्शंस। हाँ, फंक्शंस को बताते हैं। हमारे हर एक का डीएनए और आरएनए अलग अलग होता है। और अपने कार्य जो होंगे या अपने अंदर जो ये बनने वाला है वो अलग अलग होगा। अ, और यहाँ इस पे झिल्ली में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्क्रीन पे आपको हिंदी में दिखाई देगा। आपके पास इंग्लिश बुक हाँ होगा, लेकिन स्क्रीन पे दिख रहा हाँ है, जी, हाँ जी। हिंदी में है। हाँ आप उसको हाँ। कन्वर्ट करके बोल सकते हैं। ओके ओके। सो आरएनए और डीएनए के आदेश पर अपना सेल पूरा कार्य करता है। और सेल का विभाजन भी हो सकता है। सेल के केंद्र में एक महीन झिल्ली झिल्ली के अंदर सुरक्षित रहता है। और इसे इंडोप्लाज्म रेटिकुलम के माध्यम से सेल मेम्ब्रेन से ये संबंधित रहता है। हम्म। और कोई बोलेगा इसके ऊपर? न्यूक्लियस। हाँ सर, बोलिए। रमेश सर। सेल के कार्य को संचालन करता है कि संचालन रमेश सर है ना? रमेश सर नहीं जाएंगे। हाँ, और कोई बोल सकता है? अपने आप भी आप आगे आ जाइए ना, वैशाली जी। वो भी डीएनए के 23 क्रोमोसोम्स रहते हैं, पेयर्स रहते हैं। हम्म। और उससे अपना जो अ, ये बनता है, भ्रूण बनता है। तो उसके ऊपर निर्भर है, वाई और ये रहता है ना, एक्स वाई। वाई। हाँ, वाई क्रोमो। एक्स एक्स वाई क्रोमोसोम, वाई वाई मिल गया तो जेंट्स मीन्स पुरुष होता है। और एक्स वाई हो गए तो स्त्री का लिंग बनता है या स्त्री बनती है। ये भी बता सकते हैं ना। साल का होता है एक्स वाई, एक्स वाई बॉय का होता है और एक्स एक्स अच्छा, जो है उल्टा बता गर्ल दिया का था। होता है। एक्स वाई, हाँ राइट, एक्स वाई हाँ पुरुष है, उल्टा हाँ बता ये। दिया। शरीर के अंदर एक प्रभजीत न्यूक्लियस मैम, होता आपका है जो कुछ सारा वो सारी उसकी वो आपकी करता है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, सुनाई नहीं प्रभजीत। दे रहा है क्या बिल्कुल भी। कहते हैं उसको, आवाज नहीं आ रही मैम। सारा प्रभजीत मैम, कार्य आपकी है आवाज नहीं आ रही है। उसको फंक्शन। आवाज प्रभजीत नहीं आ मैम, रही है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। कुछ प्रॉब्लम है आपके शरीर नेटवर्क। के अंदर
अब आ रही है हम आवाज? आवाज में आपकी आवाज नहीं आ रही नेटवर्क क्लियर। में प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी थोड़ी, हाँ। हाँ, अगर थोड़ी थोड़ी नहीं, बहुत प्रॉब्लम सुन है अगर आपकी थोड़ी आवाज। सी आवाज आ रही है तो मेरा ना एक्चुअली अभी यहाँ शिफ्ट हुआ है ना, तो नेट आया नहीं कट इधर। रही है फोन मैम से ही आवाज। चला रखा है मैंने चलो फिर मैं नहीं बोलती हूँ। हाँ हाँ। न्यूक्लियस जो है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है ना। हमारे बॉडी का भी हमारा न्यूक्लियस कहाँ पे। मैम, हाँ मैं थोड़ा बोलती हूँ। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। ये जो न्यूक्लियस है ना, जो हमारा जो वंशागत मीन्स बहुत सारे जन्म की जानकारी इसमें से मिल सकती है हमें। और यस। ये जो रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है ना, उसको भी वो कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। हम्म और हम्म ये मीन्स डीएनए आरएनए का तो ये काम करता ही है। और हम्म। कमांडर जैसा मीन्स ऑर्गेनेल्स रहते हैं ना, तो सबका वो एक साथ वो बना के रखता है ऑर्गेनेल्स को। मुख्य आदमी कहेंगे उसको। हम्म। मैन। हम्म। मैन। मैन जो होता है पूरे सेल में, पूरे सेल का प्रमुख जो होता है वो होता है केंद्र। और हाँ, और न्यूक्लियस का उसका स्थान, न्यूक्लियस का स्थान हमारे हाथ में कहाँ पे है, हमारे अंगूठे में। कौन से वाले अंगूठा, राइट या लेफ्ट? न्यूक्लियस लेफ्ट ना। लेफ्ट। लेफ्ट थंब लेफ्ट लेफ्ट। में। कफ लेफ्ट जॉइंट। में। लेफ्ट थंब कफ जॉइंट, बंदा यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है ना। बंदा अरे ओ आला आला ओ कौन? आजिला रखो थे। कौन कुछ बोलना चाहता है क्या? हाँ। तो ये न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस ये हमारा स्टोरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इसमें जैसे कि अभी वैशाली मैम ने बताया कि ये डीएनए में हमारा पूरा पिछले कुछ सभी जन्मों का जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो स्टोर होती है उसमें। अ, और इसके बाद में ये सेल की सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, जैसे कि ब्रेन हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। बस वैसे ही सेल में जो कुछ भी होने वाला है, जो हो रहा है, जो भी घटित होगा, तो वो सभी सेल की एक्टिविटी, एक एक प्रॉपर सेल सेल जो है सेल में की जो एक्टिविटी है वो रेगुलेट करता है न्यूक्लियस। जैसे कि इसमें आता है ग्रोथ होगी, मेटाबॉलिज्म होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो ये सब कंट्रोल, ये सब एक्टिविटीज की जो है सेल की, वो मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है, कंट्रोल। डीएनए रिप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन करता है ये। रिप्लिकेट होता है, सेल डिवीजन होके डीएनए इज ट्रांसक्रिप्ट इनटू आरएनए। फिर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, राइबोसोम्स द प्रोटीन मेकिंग मशीनरी ऑफ द सेल। अभी ये जो है प्रोटीन मेकिंग मशीनरी, राइबोसोम्स जो है आर असेंबल्ड इन द न्यूक्लियस। अ सेल विद द न्यूक्लियस, द प्रोसेस्ड इन द न्यूक्लियस बिफोर बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म फॉर ट्रांसलेशन इनटू द प्रोटीन्स। तो ये राइबोसोम्स जो है प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम जो है ये होता है यहाँ पे डीएनए के साथ। डीएनए इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको और वो सिंथेसिस होता है। फिर सेल डिवीजन जो होता है, सेल के टुकड़े होते हैं। पूरा सेल जो होता है उसका दो भाग में डिवीजन होता है, चार भाग में डिवीजन होता है, कहीं कहीं पे होता है ये। तो ये सेल डिविजन्स होते हैं। तो ये न्यूक्लियस उसमें वाइटल रोल है उसका। तो सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, फिर वो पूरे सेल का डिवीजन होता है फिर उसके साथ में। तो न्यूक्लियस प्लेज अ वाइटल रोल इन द सेल डिवीजन। फिर उसके डॉटर सेल्स बनते हैं। एक एक पूरा एक पूरा सेल था, फिर ये न्यूक्लियस जो है ये आधा हो जाएगा, फिर एक पूरी एक सेल अलग हो जाएगी, दूसरी सेल अलग हो जाएगी, ऐसे ये दो सेल में इसका डिवीजन हो जाएगा। तो ऐसे ही सेल डिवीजन होता है। और हाँ, तो ये डॉटर सेल जो होती है, फिर जो दूसरा सेल बनता है उसमें सब इंफॉर्मेशन फिर
पहले वाले की होती है। कंप्लीट सेट क्रोमोसोम सभी उसमें होते हैं। न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियस से सराउंडेड है न्यूक्लियर एनवलप, उसके ऊपर एक न्यूक्लियर एनवलप होता है न्यूक्लियस के ऊपर, जो कि रेगुलेट करता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये इन एंड आउट, ये जो एनवलप है इसके ऊपर, यानी कि उसका आच्छादन, इसके ऊपर भी एक एनवलप होता है, पर इसके अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आने के लिए ये रेगुलेट करता है फिर वो एनवलप। तो इस तरह से ये न्यूक्लियस है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है सेल का न्यूक्लियस। फिर उसके बाद में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? हाँ पढ़िए, कौन पढ़ना चाहेगा अभी? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये हाँ सेल का ऊर्जा घर है, और हाँ ये जो है ना ग्लूकोज को जला करके ईंधन बनाने का काम करता है, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस करके जो है ईंधन उत्पन्न होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो हमारे शरीर के संचालन में काम आती है। राइट, थैंक यू। हम्म। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको क्या कहते हैं? माइट्रो पावर हाउस। ग्लूकोज ईंधन को जलाकर ग्लाइकोलिसिस उत्पन्न की जाती है। अभी हमने होम्योस्टेसिस में देखा कि जो ग्लूकोज बनता है, जो हम खाना खाते हैं, वो खाना खाने के बाद में डाइजेशन जब होता है तब अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स में वो परिवर्तित होते हैं। तो एक होता है उसमें ग्लूकोज, ग्लूकोज में वो उसका कन्वर्जन होता है। तो ये ग्लूकोज जो है, ये ग्लूकोज ईंधन के रूप में हमारे शरीर में इस्तेमाल होता है। तो ये ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि उसका फिर परिवर्तन होता है। ये तो पावर हाउस है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये पावर हाउस है। जैसे बिजली घर होता है, बिजली घर से हमारे घर तक बिजली आती है, उसी तरह से सेल में जो मेन एनर्जी देने वाला है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, ये जो होते हैं, ये जो है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये एनर्जी का पावर हाउस है। इसमें एनर्जी स्टोर होती है। सब ग्लूकोज जो होता है, ग्लाइकोलाइसिस जो होता है, वो इस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हमने न्यूक्लियस देखा, अब हम देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक पावर हाउस है, ऊर्जा, बिजली घर है ये ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस करके ऊर्जा उत्पन्न करता है। फिर उसके बाद में है, अभी ये ये जनरेट करता है सेल एनर्जी थ्रू अ प्रोसेस ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है और एनर्जी, एटीपी एनर्जी का प्रोडक्शन होता है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी बनता है, एटीपी का सिंथेसिस होता है। दिस प्रोसेस कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, एटीपी जनरेशन होता है। एटीपी क्या है? एटीपी एनर्जी है। एटीपी एनर्जी है, और वही एनर्जी हम यूज करते हैं अलग अलग सेल्यूलर एक्टिविटीज में। मसल कॉन्ट्रैक्शन, अब ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है? ये जो एनर्जी जनरेट हो रही है एटीपी, एटीपी के फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, तो ये यूज होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो हमारे मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होना है उसमें। फिर नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस, जो नर्व इम्पल्सेस जाती है ब्रेन तक, फिर वहां से मोटर न्यूरॉन्स लेके आते हैं, तो ये सब होता है। तो इसके लिए भी तो एनर्जी लगती है ना, तो इसके लिए भी ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस में भी एटीपी का इस्तेमाल होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्लेज रोल इन रेगुलेटिंग द वेरियस मेटाबॉलिट बोलाइट्स विद इन द सेल। ये इसके सेल के अंदर ही जो मेटाबॉलिज्म होता है, हर एक सेल के अंदर भी मेटाबॉलिज्म होता है। तो ये मेटाबॉलिज्म होने के लिए जो एनर्जी लगती है, वो एनर्जी भी माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रोवाइड करता है। सेल ग्रोथ, फिर सेल की ग्रोथ होने के लिए
माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है। सेल डेथ, फिर सेल का एपोप्टोसिस होता है, सेल मरते भी रहते हैं, पुनर्जीवन भी होता रहता है, तो उसमें भी इसका हाथ होता है। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का और भी फंक्शंस है। कैल्शियम आयंस विच आर इंपॉर्टेंट फॉर सेल सिग्नलिंग, फिर दे आर जनरेट हीट हेल्पिंग टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। ये माइटोकॉन्ड्रिया हीट जनरेट करता है जिससे कि हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। लिवर सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया डिटॉक्सिफाई अमोनिया, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। फिर ये डिटॉक्सिफाई भी करता है, अमोनिया निकालता है, वेस्ट प्रोडक्ट। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जब होता है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म जब होता है, उस वक्त अमोनिया रिलीज होता है, तो वो भी काम करता है वो लिवर सेल में। Mitochondria are also involved in the regulation of cellular redox state and production of reactive oxygen species. तो ये रेगुलेशन ये मैम ऑक्सीजन इसमें का आप ये सब बुक से ही पढ़ रहे हो? नहीं, ये बुक से नहीं पढ़ रही हूँ मैं इसके फंक्शंस मैंने नोट करके रखे हुए हैं, तो वही ओके बता रही ओके हूँ। ओके। ये हमारे लिए हाँ हाँ। मतलब हमें जानना चाहिए, हमें जानना ओके चाहिए, ओके। इसलिए जी मैं जी बता जी। रही मैम हूँ। हाँ मैम ये वाला फिर से थोड़ा बता दीजिए। वो लीवर सेल में जो डिटॉक्सिफाई होता है, अमोनिया को हाँ निकालता है जो, हाँ उसको हाँ एक हाँ बार फिर थोड़ा बताइए हाँ तो। हाँ हमारे हाँ, प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है ना, हम लोग प्रोटीन खाते हैं, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारा हेवी एक्सरसाइज करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो बच्चे क्या करते हैं, प्रोटीन लेते हैं। तो ये प्रोटीन लेने के बाद उसका सिंथेसिस हमारे हर सेल में होता है। तो प्रोटीन का सिंथेसिस जब हमारे सेल मेटाबॉलिज्म होता है ना उसका, अभी वो तो वैसे के जी वैसे ही नहीं रहेगा ना, तो उसका जी मेटाबॉलिज्म होता है प्रोटीन का भी। तो प्रोटीन का जब मेटाबॉलिज्म होता है, तो उस वक्त अमोनिया रिलीज होता है, ये लिवर सेल में होता है। लिवर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया डिटॉक्सिफाई अमोनिया, अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करता है, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, जो कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में रिलीज होते हैं, उसको वो डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब वो बाहर निकालने का काम करता है। यस मैम। हाँ, तो आया समझ में? तो इस तरह से ये, यस मैम। हाँ। अब माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को हमें क्या याद रखना है, हमारे इसमें सिर्फ बिजली घर, ये ग्लाइकोलिसिस करता है, ग्लूकोज ईंधन को जलाकर ऊर्जा उत्पन्न करता है, और ऊर्जा उत्पन्न करने के बाद जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसके ऊपर ही अपना सब कार्य चलता है, जैसे कि हमारा हाथ उठाना, चलना फिरना, आंखें का पलकों का हाँ, नीचे गिरती है, ऊपर उठती है, इधर उधर हम देखते हैं। तो ये सब कुछ करने के लिए जो ईंधन लगता है, ग्लूकोज लगता है, वो सब माइटोकॉन्ड्रिया हमें देता है हर एक सेल में। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। फिर उसके बाद में है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? मैडम, ये हाँ, आपने एटीपी कुछ तो भी बोला, एटीपी का फुल फॉर्म बता सकते हैं? एटीपी, एनर्जी। एंडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इंडो, एंडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके। हाँ, ये ये ओके, एक थैंक यू। अणु ये ऊर्जा, एनर्जी वो प्रोडक्शन, ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होते हैं। एनर्जी के, हाँ, ये प्रोड्यूस होता है जब मेटाबॉलिज्म होता है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है, तब ये एटीपी सिंथेसिस होता है, बनता है एनर्जी, और वही एटीपी को हम यूज करते हैं, उसी वही एनर्जी को हम यूज करते हैं। फिर इसके बाद में है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संपूर्ण लंबाई बहुसंख्यक 10 से 20 माइक्रोन डायमीटर के स्ट्रक्चर राइबोसोम्स धसे रहते हैं, स्ट्रक्चर्स राइबोसोम्स धसे रहते हैं। इनमें प्रोटीन विभिन्न रूपों में तैयार
की जाती है। अब ये जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अरे इसमें यार फोन तो करो ना तब ये राइबोसोम्स का ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इसमें राइबोसोम्स धंसे रहते हैं। राइबोसोम्स, अब राइबोसोम्स क्या है? ये प्रोटीन, विभिन्न प्रकार के, इनमें विभिन्न प्रकार के प्रोटीन सिंथेसिस की जाती है, तैयार की जाती है। गोल्गी हाँ मैम, एपरेटस ये राइबोसोम्स। इंडोप्लाज्म ये दो तरह के होते हैं, एक रफ है और एक स्मूथ है। वो जो हाँ रफ है, ये रफ के ये लाइजोसोम जो रहते हैं वो रफ रफ इंडोप्लाज्म रेटिकुलम में आके चिपक जाते हैं, और जो लाइजोसोम है वो न्यूक्लियस में बनते हैं और वो काम में आते हैं। हाँ, स्मूथ और रफ, ऐसा दो दो प्रकार स्मूथ के और हैं। दो प्रकार के, हाँ हाँ, स्मूथ और रफ दो प्रकार के होते रफ, हैं। एक इसमें हाँ, राइबोसोम चिपका होता है, एक इसमें रफ में चिपका हुआ रहता है। हाँ हाँ हाँ। इसके की फंक्शंस क्या हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये हाँ। प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोसेसिंग, हम्म। RES कहते हैं इसको, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। Ribosomes attached to the surface synthesis proteins destined for the cell membrane and secretion and other organelles। जो उसके ऊपर राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं ना, ये जो ये है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इसके ऊपर ये राइबोसोम्स है। ये राइबोसोम्स जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ये जो राइबोसोम्स है इसके ऊपर ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। लिपिड एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस, उसी तरह से लिपिड और स्टेरॉइड सिंथेसिस इंक्लूडिंग फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्टेरॉल विच आर इसेंशियल फॉर सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, ये भी सिंथेसिस होता है। कैल्शियम स्टोरेज, ER acts as a endoplasmic reticulum यानी ER act as a calcium reservoir, releasing calcium ions into the cytoplasm to regulate various cellular processes like muscle contraction and nerve signaling। ये क्या है? कैल्शियम का रिजर्वायर है, यानी कि कैल्शियम यहाँ पे हाँ, कैल्शियम का रिजर्वायर, कैल्शियम को रखता है ये अपने स्टोर पास। करता हाँ, स्टोर स्टोर करके रखता करता है, है। रिजर्वायर है ये कैल्शियम का। रिलीजिंग कैल्शियम आयंस इनटू द साइटोप्लाज्म टू रेगुलेट, और जो उसने स्टोर करके रखा है उसी को वो जब उसकी जरूरत पड़ेगी तब उसके कैल्शियम आयंस को वो निकाल के